कि अगर आपका केस 1 जुलाई 2024 से पहले भी अगर कोई दर्ज हुआ है, तब भी आप अंडर ट्रायल प्रिजनर होने के तहत आप बेल नए वाले बीएनएसएस के अंदर सेक्शन 479 की एप्लीकेशन लगा के। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं कि अभी यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आगे एक ऐसा यूनिक मुद्दा सामने आया है जो कंफ्यूजन बना के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने दर्ज कर दिया गया था एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसका फैसला दिया है। केस का नाम आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, इन रे इन ह्यूमन कंडीशन इन 1382 प्रिजन्स वर्सेस डायरेक्टरेट जनरल ऑफ प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एंड अदर्स 2024 सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है और बेल के रिगार्डिंग एक ये मान सकते हो नए कानून के अंदर एक पहला जजमेंट आ चुका है। एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है, याद रखना। और आप एक वकील होने के नाते आपको अपने प्रैक्टिकल जीवन में इस जजमेंट का इस्तेमाल करके अपने क्लाइंट को रिलीफ बहुत बेहतर तरीके से आप दिला सकोगे। क्या है मामला? सबसे पहली बात, हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आप लोगों को पता होना चाहिए 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून लागू हुए हैं देश के अंदर। एक भारतीय न्याय संहिता, एक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एक भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसका हमने बैच अभी निकाला हुआ है। 20 अगस्त से हमारा बैच शुरू हो चुका है और 3 फ्री लाइव क्लासेस हमने नए यूट्यूब चैनल के ऊपर अपनी अपलोड कर दिए हैं। तो बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। आप लोग भी करना चाहते हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा एंड बैच अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक्स अवेलेबल है। बट अभी मुद्दे की बात हम करते हैं। एक सेक्शन 479 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, जो पहले हमारा सीआरपीसी लागू होता था तो सीआरपीसी के अंदर इसका सेक्शन हुआ करता था सेक्शन 436 कैपिटल ए सीआरपीसी। अब है सेक्शन 479 बीएनएसएस। तो यहां पे ये बात बोली गई थी कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको जेल में बंद करके रखा हुआ है, क्यों बंद करके रखा हुआ है? हो सकता है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, हो सकता है कि उसका केस अभी इन्वेस्टिगेशन में पेंडिंग है, हो सकता है उसका केस अभी इंक्वायरी में पेंडिंग है, हो सकता है कि उसका केस अभी ट्रायल में चल रहा है, तो अभी इसके ऊपर अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, अभी ये नहीं कोर्ट ने जजमेंट अपना डिलीवर नहीं करा है, अभी केस कोई ना कोई स्टेज में अपना पेंडिंग हो सकता है, इंक्वायरी में, इन्वेस्टिगेशन में, इंक्वायरी में, ट्रायल में, कोई भी स्टेज पे केस पेंडिंग है और अभी एक्यूज को जेल में बंद करके रखा हुआ है, उसको बेल नहीं दी गई है। तो अब यहां पर एक सेक्शन यहां पे पिक्चर में आता है, सेक्शन नंबर 479 बीएनएसएस, सेक्शन 436 कैपिटल ए सीआरपीसी। अब इस सेक्शन के अंदर ना एक नई बात जोड़ दी गई है। पहले ये बात नहीं हुआ करती थी, याद रखना। अब नई बात एक जोड़ दी गई है, इसी के रिगार्डिंग एक जजमेंट आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। अभी नई बात क्या जोड़ी है? यहां पे आपको एक प्रोवाइजो दिख रहा होगा, ये वाला। इस प्रोवाइजो के अंदर सबसे पहली बात बोली हुई है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो अपना जेल में बंद है और इसके खिलाफ अभी केस इन्वेस्टिगेशन में पेंडिंग है या इंक्वायरी में पेंडिंग है या ट्रायल में अभी पेंडिंग है, जजमेंट नहीं आया है, अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को बेल मिलनी चाहिए। तो बेल मिलने के लिए इसके पास अपने भतेरे और भी प्रोविजन है, तो ये बंदा बेल लेने के लिए इस सेक्शन में क्यों आएगा? यहां पे एक नई बात ये जोड़ दी गई है कि अगर इस बंदे ने पहले कभी कोई अपराध नहीं करा, पहले कोई इसके खिलाफ जजमेंट नहीं आया, पहले इसको कभी कन्विक्ट नहीं करा गया, ये बहुत शरीफ व्यक्ति है, बहुत फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, बेचारे ने गलती से कोई अपराध कर दिया होगा, इसीलिए इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल में इसका केस चल रहा होगा, तो ऐसे व्यक्ति को नए कानून के तहत ये बोल दिया गया है, क्या नाम दिया? फर्स्ट टाइम ऑफेंडर। तो ऐसे व्यक्ति फर्स्ट टाइम ऑफेंडर बोले जाते हैं। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर वो ऑफेंडर होते हैं जिनके खिलाफ कभी भी कन्विक्शन पहले कभी नहीं हुई है। याद रखना, यहां पे वर्ड लिखा है कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब होता है जजमेंट। तो अगर पहले आपके खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज हुई है, कोई बात नहीं, आप तब भी फर्स्ट टाइम ऑफेंडर की कैटेगरी में आओगे। पहले आपके खिलाफ कभी भी इंक्वायरी चल रही थी या कभी भी ट्रायल चला है और उस पर्टिकुलर केस में आपको एक्विट कर दिया गया है, तब भी आप फर्स्ट टाइम ऑफेंडर में आओगे। याद रखना, क्योंकि यहां पे वर्ड क्या यूज करा है? कन्विक्शन। कि अगर आपके खिलाफ पहले कभी कन्विक्शन नहीं हुई है तो कानून की नजर में, कोर्ट की नजर में आप फर्स्ट टाइम ऑफेंडर माने जाओगे। तो ऐसे व्यक्तियों को पहले रिहा कर दिया जाएगा। आपके खिलाफ अभी जजमेंट नहीं आया है, अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, तो आपको पहले रिहा कर दिया जाएगा। कब पहले रिहा कर दिया जाएगा? 1/3 पनिशमेंट, 1/3 टोटल पनिशमेंट में अगर आपने 1/3 अपनी पनिशमेंट काट ली है तो आपको पहले रिहा कर दिया जाएगा। अभी 1/3 कैलकुलेट कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, ये ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम के व्यक्ति ने एक ऐसा अपराध करा है जिसमें इसको अगर अपराध इसका सिद्ध हो जाता है तो जज साहब इसको 3 साल की सजा सुनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के बेसिस पे मैं बता रहा हूं, ठीक है, 3 साल की सजा सुनाएंगे। अब ये 3 साल के अंदर कितने महीने होते हैं? 36 महीने होते हैं। 12, 24 एंड 36। अब 36 महीने का 1/3 निकालो। 1/3 कैसे निकालेंगे? 3 1 3, 3 2 6, यानी कि इसको 12 महीने के अंदर अंदर रिहा कर दिया जाएगा। इसको 12 महीने के अंदर अंदर रिहा कर दिया जाएगा, बेल दे दी जाएगी। ऐसा प्रावधान नए कानून के अंदर नए सेक्शन बना के डाल दिया गया है। पहला ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं हुआ करता था।
इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी अंडर ट्रायल प्रिजनर होता है, ऐसे व्यक्तियों को अंडर ट्रायल प्रिजनर बोला जाता है कि जो जेल में तो बंद है लेकिन इनके खिलाफ अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, ये अभी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज में इनका केस चल रहा है या इंक्वायरी की केस में स्टेज में इनका केस चल रहा है या ट्रायल की स्टेज में इनका केस चल रहा है, तो ऐसे लोगों को अंडर ट्रायल प्रिजनर बोलो। और अगर ये शरीफ है, शरीफ मतलब फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, जिनके खिलाफ पहले कभी कन्विक्शन नहीं हुई है, तो इनको पहले पहले रिहा करो, जल्दी जल्दी जेल से इनको रिहा करो। और कब कब रिहा करो? 1/3, अगर एटलीस्ट उन्होंने 1/3 पनिशमेंट अपनी ओवरऑल अपराध की 1/3 पनिशमेंट काट ली है, तो 1/3 निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। तो 12 महीने, अगर एग्जाम्पल 3 साल 5 साल 10 साल आप इवेलुएट कर सकते हैं तो महीने के हिसाब से, तो उस केस में उन महीने के एटलीस्ट 12 महीने अगर ए नाम के व्यक्ति ने जेल में बंद करे हुए अपने काट लिए हैं, तो 12 महीने के बाद ये सेक्शन नंबर 479 बीएनएसएस की ऑनरेबल कोर्ट के आगे अपनी एप्लीकेशन लगाएगा एंड जज साहब हाथों हाथ इसको रिहा कर देंगे। इसमें यह बात बोल दी गई है। अब मुद्दे की बात यह आती है, तो भैया ये तो हमारा जो कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये तो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है, तो मैं तो इस कानून, इस सेक्शन का फायदा उठा सकता हूं कि अगर मान लेते हैं ए नाम के व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है 30 जून 2024 को, इस दिन क्या हमारे देश में नया कानून लागू था? नहीं। इससे पहले जितने भी केसेस, जितने भी एफआईआर, जितने भी इंक्वायरी, जितने भी ट्रायल अपना पेंडिंग होंगे, तो वो तो पुराने कानून से गवर्न होंगे। यानी कि इसकी एफआईआर दर्ज हमारे सीआरपीसी के तहत हुई होगी, एफआईआर पे सेक्शन जो लगा होगा वो आईपीसी के तहत लगा होगा, और जो ट्रायल चलेगा वो इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत चलेगा, सबूत जो लाएंगे। हाँ है ना? तो अब ये ए नाम का व्यक्ति तो बेचारा यार नए कानून के तहत जो इतनी बड़ी फायदे वाली बात है वो तो अपना फायदा उठा ही नहीं सकेगा, तो इसका तो नुकसान हो गया। तो यहां पे यही क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने आया कि जज साहब, क्या अगर कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ कोई भी एफआईआर पेंडिंग है, केस इन्वेस्टिगेशन में है, इंक्वायरी में है या अपना ट्रायल में है, तो क्या वो व्यक्ति जो एक्यूज है, जिसको जेल में बंद करा हुआ है, जिसको अंडर ट्रायल का दर्जा दिया हुआ है, क्या वो नए कानून के अंदर 470 की मदद ले सकता है? 470 बीएनएसएस का फायदा उठा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने ओके कह दिया है कि हां, ये सेक्शन 479 बीएनएसएस का केवल और केवल सेक्शन 479 बीएनएसएस का रेट्रोस्पेक्टिवली वर्क करेगा। रेट्रोस्पेक्टिवली वर्क करने का मतलब यह है कि अब ए नाम का व्यक्ति भागा भागा जाए, अगर 12 महीने अपने काट चुका है, भागा भागा जाए एंड 479 बीएनएसएस की ऑनरेबल कोर्ट के आगे एप्लीकेशन लगाए और बेल लेके अपना घर पे बैठे, बात खत्म हो जाती है। अब उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, कोई बात नहीं, इंक्वायरी पेंडिंग है, कोई बात नहीं, ट्रायल पेंडिंग है, कोई बात नहीं। अगर वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर में आता है 1/3 काटनी है केवल और अपना रिहा हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर, अगर कोई ए नाम का व्यक्ति, ये वाला जो ए नाम का व्यक्ति है, ये बहुत शातिर अपराधी है, इसके खिलाफ पहले भी कन्विक्शन हुई थी, पहले भी जेल काट के आया है, उससे पहले भी जेल काट के आया है, अब दोबारा इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है और अब इसका केस इन्वेस्टिगेशन में पेंडिंग है या इंक्वायरी में पेंडिंग है या ट्रायल में पेंडिंग है, तो सर तब तो ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर नहीं कहलाया जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी कन्विक्ट हो चुका है। तो क्या अब ये फायदा उठा सकता है? तो ऐसे केस में इन लोगों के लिए यहां पे बोल दिया गया है कि आप 1/2 पनिशमेंट अपनी काटो। अगर आप पहले से थोड़े शातिर अपराधी हो, मतलब फर्स्ट टाइम ऑफेंडर की कैटेगरी में नहीं आते हो, तो आपके लिए बोल दिया गया 1/2 पनिशमेंट काटो। अब 1/2 का मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर एफआईआर जो ये नाम के व्यक्ति के ऊपर, जिसमें इसको सजा मिल सकती है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 साल की मिल सकती है। अब 3 साल में कितने महीने होते हैं? 36 महीने होते हैं। अब 1/2 निकालना है, 1/2 कितना होता है? 2 1 2 और 2 8 16, यानी कि 18 मंथ्स इसको काटने पड़ेंगे। एटलीस्ट इसको 18 महीने काटने पड़ेंगे। 18 महीने अपने काट लेगा, 18 महीने के बाद भागा भागा जाएगा एंड 479 बीएनएसएस की एप्लीकेशन कोर्ट में लगाएगा एंड ऑनरेबल कोर्ट इज बाउंड टू गिव दी बेल टू दी अंडर ट्रायल प्रिजनर। अब मैंने वर्ड यूज करा बाउंड। बाउंड का मतलब ये होता है कि यहां पे हमारे को प्रोवाइजो एक और जोड़ दिया गया है, ये पहले भी था, हालांकि ये तो पहले भी था। तो यहां पे जज साहब के सामने जैसे ए नाम के व्यक्ति ने एप्लीकेशन लगाई, तो जज साहब फिर क्या करेंगे? एकदम बेल दे देंगे? नहीं नहीं नहीं, एकदम बेल नहीं देंगे। अब बुलाएंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, एक अंडर ट्रायल प्रिजनर अपनी बेल मांगने आया है। 479 के अंदर इस व्यक्ति के पास अधिकार है कि ये 1/2 वाली कैटेगरी का है या 1/3 वाली कैटेगरी का है, तो मैं क्या बेल दे दूं? तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब अगर अपोज करना चाहते हैं कि नहीं नहीं जज साहब इसको बेल दे दिए ना, भाग जाएगा, ये अंडरग्राउंड हो जाएगा, अभी हमारी पकड़ में नहीं आएगा, ये बाहर जाके और अपराध करने लगेगा, या ये बाहर जाके विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करने लगेगा, लड़ाई झगड़ा करने लगेगा, या जान से मार देगा, या उनको पैसे ऐसे देके केस को मोल्ड करने की कोशिश करेगा। अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की साहब की बात में दम होता है, देन जो कंसर्न कोर्ट होंगे वो रीजन रिकॉर्ड करेंगे कि क्यों अंडर ट्रायल प्रिजनर को बेल नहीं देंगे, या फिर अगर बात में दम नहीं निकलता है पीपी साहब की तो बेल दे दी जाएगी। ये अपना एक सिंपल सा फॉर्मेट है। बट मुद्दे वाली बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने ये आई थी कि क्या सेक्शन 479 बीएनएसएस का वर्क रेट्रोस्पेक्टिवली करना चाहिए
यह नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिए। हाँ, सेक्शन 479 हमारा बीएनएसएस का रेट्रोस्पेक्टिवली वर्क करेगा करेगा करेगा। सिंपल सी बात है कि अगर आपका केस 1 जुलाई 2024 से पहले भी अगर कोई दर्ज हुआ है, तब भी आप अंडर ट्रायल प्रिजनर होने के तहत आप बेल नए वाले बीएनएसएस के अंदर सेक्शन 479 की एप्लीकेशन लगा के मांग सकते हो। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है, बात खत्म हो जाती है। तो ये फायदा फर्स्ट टाइम ऑफेंडर वाले लोगों के लिए है, तो इसका फायदा आप भरपूर तरह से उठाइए। अपने कंसर्न एडवोकेट के पास जाके एप्लीकेशन लगवाइए। अगर आप 1/3 वाली कैटेगरी में आते हो तो मैंने आपको फॉर्मूला दोनों तरीके का बता दिया है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करिएगा। साथ ही में अगर आप लोग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, एपीओ की तैयारी कर रहे हो, नए कानून पढ़ने हैं और हमारे जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं वो पढ़ने हैं, तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बैच शुरू हो चुका है। टाइम वेस्ट मत करिए। डेमो क्लासेस लेनी है तो आप लोग, मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है एसएलजी लॉ क्लासेस, वहां पे पहले डेमो क्लासेस लेकर अपने आप को कंफर्टेबल करिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ यार टीचर अच्छा पढ़ाता है, तो मेरे को इनका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, एंड फिर आप अपना क्लासेस को ज्वाइन करने के बाद में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और ज्वाइन कर सकते हो। ट्रांसफर और प्रॉपर्टी एक्ट का भी हमारा बैच चल रहा है, फैमिली लॉ का भी बैच अवेलेबल है, कॉन्स्टिट्यूशन का भी बैच अवेलेबल है, तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके अवेल कर सकते हैं। बाकी आने वाले टाइम में हम नए कानून का और भी बैचेस लेकर आएंगे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का भी लेके आएंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।